हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5वां, जिसका शीर्षक है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि हम लोग इस अध्याय का 50% भाग पूरा कर दिए हैं, यानी कि जो आपको ये सम्मिश्र संख्या दिख रहा है उसको हम लोग पूरा कर दिए हैं। इसके पिछले वाले वीडियो से हम लोग इस अध्याय का नया भाग की शुरुआत किए हैं, जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण। यानी कि भाग 13वां से हम लोग इस अध्याय का नया भाग शुरू किए हैं, जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण। आज इस अध्याय का भाग 14 है, जिसमें फिर से हम लोग द्विघातीय समीकरण के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़े थे और क्या क्या पढ़े थे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में छोड़े थे वहीं से आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समीकरण के बारे में पढ़ा, यानी कि इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि इक्वेशन किसे कहा जाता है, किस फॉर्म में हो तो इक्वेशन होगा और किस फॉर्म में फलन हो तो वो पॉलिनोमियल होगा। यानी कि इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस यानी कि अंतर विकल्प देखा था। हालांकि हमने अंतर बहुत कम देखा था, एक इसकी परिभाषा से देखा था और एक इसके अंतर से देखा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी देखे थे कि किस प्रकार का फलन होगा तो इसे पॉलिनोमियल कहेंगे यानी कि बहुपद कहेंगे, और किस प्रकार का फलन होगा तो इसे इक्वेशन यानी कि समीकरण कहेंगे। वीडियो को एंड करते करते हमने बहुपद, जो कि यहाँ पे पॉलिनोमियल जिसे कहा जाता है, उसके कुछ प्रकार भी देखे थे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे रैखिक बहुपद हमने पढ़ा था कि रैखिक बहुपद भी एक प्रकार होता है, दूसरा प्रकार द्विघातीय बहुपद होता है, और तीसरा घन बहुपद, और इत्यादि ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। यानी कि कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बहुपद का प्रकार भी किस प्रकार और कितने प्रकार का होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जिस प्रकार इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के प्रकार को जानकर वीडियो को एंड कर दिया था, तो आज हम लोग समीकरण के प्रकार से शुरू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो समीकरण का एक जनरल फॉर्म होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि एक बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में जाना था, लेकिन समीकरण के बारे में हम लोगों ने नहीं जाना था। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो समीकरण के प्रकार देखेंगे, उसके बाद समीकरण का जनरल फॉर्म यानी कि इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग समीकरण यानी समीकरण में भी कौन सा समीकरण, तो द्विघातीय समीकरण, जो कि हमारा विषय है, हमारा इस अध्याय का दूसरा भाग है, उसकी परिभाषा को जानेंगे कि किस प्रकार का समीकरण होगा तो उसको द्विघातीय समीकरण कहेंगे और उसकी परिभाषा क्या होगी उसको देखेंगे, और अंत में हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। इन सभी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण की मदद लेंगे। तो चलिए बिना समय को देर किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने कल बताया कि बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, घन बहुपद और इत्यादि। रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघातीय बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, घन बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ऐसे ही ये सीक्वेंस बढ़ते जाता है। ठीक इसी प्रकार समीकरण में भी कुछ अलग नहीं है। समीकरण में भी सिर्फ पूरा चीज़ यही है, बस बहुपद को छोड़ के यहाँ पे क्या लग जाएगा, समीकरण, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। रैखिक समीकरण पहला प्रकार, दूसरा प्रकार द्विघातीय समीकरण, तीसरा घन समीकरण, और ये भी सीक्वेंस ऐसा ही बढ़ते जाएगा।
रैखिक समीकरण मतलब लीनियर पॉली, यहाँ पे देखिए, रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन जिसकी घात 1 हो। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग रैखिक समीकरण से कि रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो बच्चों, रैखिक समीकरण को तो सबसे पहले अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और इसकी परिभाषा को यदि हम देखें तो इसकी परिभाषा को मत देखिए, इसको बस एक समझने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाया है, क्योंकि ये आपका एक रिवीजन वीडियो है। आपको हमने कल ही बताया था कि इस भाग का 2 वीडियो आप लोगों का एक रिवीजन टाइप होगा, तो इसलिए मैंने इसकी एक प्रॉपर परिभाषा यहाँ पर नहीं लिखा है, बस आपको एक सेंटेंस में इसे समझाने का प्रयास किया है। तो रैखिक पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक समीकरण हम इसको कहते हैं जिसकी घात 1 हो। घात मतलब डिग्री। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि घात मतलब क्या होता है, कैसे वो डिफाइन है, वो सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिसकी घात 1 हो यानी जिस समीकरण की घात यानी कि डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे रैखिक समीकरण, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे एक देख लीजिए, इसका एक जनरल फॉर्म दिया गया है कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो भी फलन दिखेगा वो क्या होगा, रैखिक समीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो घात है वो क्या है, 1 है। इसका जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 1 इसमें भी जो घात है वो 1 है। 7x प्लस 9 इसमें भी जो घात यानी डिग्री है वो 1 है। 8x माइनस 1 इसमें भी जो घात है डिग्री है वो 1 है। अब यदि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि घात कैसे निकाला जाता है, कैसे समझे कि इसकी घात कितने हैं, तो आप इसके पिछले वाले वीडियो देखिए जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि किसी भी समीकरण या बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है। हालांकि मैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिस समीकरण में या जिस बहुपद में अधिकतम घात होती हो उसे ही हम लोग उस बहुपद का या उस समीकरण का घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 1 है, यहाँ चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, क्योंकि इसे यहाँ सिर्फ एक ही चर है जो कि x है और उसका घात कितना है, 1 है। तो पूरा बहुपद का घात यानी पूरा समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि रैखिक समीकरण किसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा मोटा मोटी आपको जानने में आया होगा कि जिसकी घात 1 हो उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि द्विघातीय समीकरण। और इसे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि यही जो भाग है वो हम लोग का अध्याय का दूसरा भाग है। अब द्विघातीय समीकरण को अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। अब इसकी मोटा मोटी परिभाषा यदि देखें हम लोग तो जिसकी घात 2 हो, कितनी हो, 2 हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको घात मतलब समझ में आ रहा होगा कि घात मतलब डिग्री, यानी जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघातीय समीकरण। इसका उदाहरण हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। अभी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक उसी प्रकार घन समीकरण किसको कहते हैं, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन किसे कहा जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जिसकी घात 3 हो उसे हम लोग ये घन समीकरण कहेंगे, यानी क्यूबिक इक्वेशन। और ये सिलसिला आगे इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं अपने विषय पर जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण। अब यहाँ से हम लोग इस अध्याय का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। इस स्लाइड से हम लोग इस अध्याय का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं, यानी कि अभी से हम आगे जो भी वीडियो बनाएंगे, आगे जो भी वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघातीय समीकरण जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है,
इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि कोई भी फलन इस रूप में आपको दिखे तो वो क्या कहलाएगा? द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। फिर से इसको आप देखिए कि यदि कोई भी फलन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि यह फलन क्या है? द्विघातीय समीकरण। हालांकि यहाँ पर 0 की जगह आप दूसरा बहुपद भी ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। चूँकि हमने यह सभी चीज़ पिछले वीडियो में जान लिया था, पूरे डिटेल में जाना था कि इक्वल टू के यहाँ पे क्या लेना है तो वो समीकरण बनेगा, क्या नहीं रहेगा तो वो बहुपद रहेगा। ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसलिए यदि आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप इसका पिछला वीडियो यानी कि इस अध्याय का भाग 13वां देखें। अब यहाँ पर जो आपको इसके रूप में, इसके जनरल फॉर्म में ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, वो क्या है? वो एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे 2x² प्लस 11x प्लस 6। यहाँ पर a क्या है? 2 है, b क्या है? 11 है और c क्या है? 6 है। तो ये जो 2 है, 11 है, 6 है, ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या तो है नहीं, तो कौन सी संख्या है? तो सर ये तो वास्तविक संख्या है। तो यही तो हमने लिखा था कि जो इस जनरल फॉर्म जो ये दिया गया है द्विघातीय समीकरण का, इसमें जो ये a है, b है, c है, वो क्या रहेगा? तो ये वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर रहेगा। तो उदाहरण में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो a का वैल्यू है 2 है, b का वैल्यू जो 11 है, c का वैल्यू जो 6 है, वो सभी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और यह जो पूरा चीज़ है वह क्या है? ये द्विघातीय बहुपद है, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब तक हम लोग इक्वल टू लगा के कोई और बहुपद नहीं लगाएंगे, फिर चाहे वो बहुपद 0 पॉलिनोमियल 0 समीकरण हो या फिर कोई भी बहुपद हो, तब तक ये समीकरण नहीं बनेगा। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 2x² प्लस 11x प्लस 6 है, ये अभी क्या है? द्विघातीय बहुपद है। लेकिन जैसे ही हम इक्वल टू 0 या फिर कुछ और बहुपद लगा देते हैं इक्वल टू के बाद, तो ये जो पूरा फंक्शन, जो पूरा फलन बन गया, वो क्या बन गया? तो ये द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं दूसरा उदाहरण कि 7x² प्लस 9x माइनस 5। इसमें भी ये उस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, जहाँ पे c का वैल्यू क्या है? -5, b का वैल्यू क्या है? 9 और a का वैल्यू क्या है? 7। यानी कि यहाँ पर जो भी a b c का वैल्यू है वो क्या है? वास्तविक संख्या। तो इसमें भी जब हम लोग इक्वल टू साइन लगा के कुछ बहुपद या कहिए जीरो बहुपद लगा देते हैं तो ये जो पूरा फलन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है 8x² माइनस 16x प्लस 8। ये भी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। और ये किसका फॉर्मेट होता है? तो ये एक बहुपद का भी फॉर्मेट होता है। अब चूंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन के साथ कुछ लगा नहीं है तो ये पूरा अभी के लिए क्या है? अभी के लिए ये द्विघातीय बहुपद है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल टू साइन के साथ कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ और बहुपद ऐड कर देते हैं, फिर चाहे वो 0 बहुपद ही क्यों ना हो, 0 बहुपद ही क्यों ना हो, तो ये जो ऐड करने के बाद जो पूरा फलन बना वो क्या हो जाएगा? द्विघातीय समीकरण, जहाँ पर a 8 है, b -16 है, c 8 है। यानी कि यहाँ पे भी जो a b c है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी इस प्रकार का जो भी उदाहरण, जो भी फलन आपको दिखेगा वो क्या रहेगा? द्विघातीय समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है तो आप इसके पिछले वाला वीडियो यानी कि हमारा भाग 13वां देख लीजिए। उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि भाग 13 देखने के बाद यदि आप यह वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि अब तक यह दोनों वीडियो भाग 13 और 14 एक इंट्रोडक्शन के रूप में था। इस भाग का यानी द्विघाती समीकरण का एक इंट्रोडक्शन था। असली चैप्टर, असली भाग, जो इस असली कंटेंट जो +2 में यूज होने वाला है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी भाग 14 से शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।